पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्शन का सबसे पहले हम लोग को डेफिनेशन जानना है। डेफिनेशन कहता है रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मल ऐसे सरफेस है और सरफेस पे कहीं बाहर से कोई रे ऑफ लाइट आती है, स्ट्राइक करने के बाद अगर ये वापस कहीं बाहर की ओर निकल जाती है तो उस कंडीशन में ये पूरा फिनोमिना जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना बनता है। बीच में एक अगर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये आपका एंगल आई होता है और ये आपका एंगल आर होता है, और यहाँ से पैदा होता है एक नया कंसेप्ट जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिकली दो लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल to the surface at any point on the incidence are reflected all lies in the same plane। यानी कि इंसिडेंट रे या नॉर्मल या रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों रेज जो हैं वो एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा आता है आपका सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि एंगल आई और एंगल आर ये हमेशा दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये भूलिएगा मत। ये दो फिनोमिनाज आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में हो सकता है पूछे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपली पूछ सकता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नॉर्मल सवाल है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप नोटिस कर रहे होंगे चीज़ों को। तो पहला सवाल जो बन सकता है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब सीधे प्लेन मिरर की बात कर रहा है। प्लेन मिरर में जो इमेज बेसिकली हम बनाते हैं उसकी कुछ 3 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनके बारे में ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। याद रखना है, याद कर लीजिएगा। ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ठीक उतना ही बड़ा उसका इमेज भी बनेगा। अगला है एज फार बिहाइंड द मिरर। हमेशा जो इमेज है, इमेज वो बनेगा आपका मिरर के पीछे वाले हिस्से में। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा इमेज बनेगा मिरर के पीछे। याद रखिएगा, ये आपका मिरर है, बेसिकली इसको मिरर कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और क्या आपको जानना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंसेप्ट हमारा क्या कहता है। इसके बाद आपका आता है स्फेरिकल मिरर के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा होगा, जूम करते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है वो 2 टाइप्स के हैं, ध्यान में रहे। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के हैं। पहला जो है वो कन्वेक्स कहलाता है और दूसरा जो है वो कनकेव कहलाता है। दोनों की पहचान करना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दोनों की पहचान कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम आते हैं कन्वेक्स मिरर पे। किस पे? कन्वेक्स मिरर पे आते हैं और जानते हैं। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। याद रखिएगा, ये आपका शेप जो है वो कन्वेक्स मिरर का है, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर से पॉलिश किया गया होगा, ठीक है। लेकिन जो कनकेव मिरर होगा वो जस्ट इसका अपोजिट होगा और वो बाहर से पॉलिश किया गया होगा। ध्यान में रहे, आगे आने वाला है, बिल्कुल आएगा। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, डेफिनेशन आपको याद में रखना है, दिमाग में रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, आप इसको रट लीजिएगा। और बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने के चांस नहीं है, लेकिन हाँ, जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे। फॉर स्फेरिकल मिरर ऑल अपर्चर आर इज इक्वल टू 2f। यानी कि जो r होता है वो 2f के इक्वल होता है, यानी 2 इंटू फोकल लेंथ इज इक्वल टू r की वैल्यू। इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी की चीज़ें जैसे प्रिंसिपल फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस के साथ ही साथ आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको रट करके दिमाग में स्टोर करके रखनी है। एग्जामिनेशन में एक आध नंबर में शायद सवाल पूछा जा सकता है। Again, I'm telling you, this topic is not so much important, but now we are going to read the topic which is so much important, to be aware of it.
इसके बाद आता है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसको हम नहीं भूलें तो बेहतर होगा। साइन कन्वेंशन इज सो इम्पॉर्टेंट। कैसे, आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, आपके सामने एक कनकेव मिरर दिख रहा होगा और एक कन्वेक्स मिरर दिख रहा होगा। इसको बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके आपको समझाने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। बेसिकली आपको दोनों के शेप समझ में आ गए। होता क्या है कि किसी भी मिरर के अंदर ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, जबकि ये वाला पार्ट नेगेटिव पार्ट होता है। हमेशा तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक है आपका F, दूसरा है आपका V और तीसरा है आपका U। F जो है वो बेसिकली किस चीज़ को दिखाता है? F बेसिकली दिखाता है फोकल लेंथ को। किसको? फोकल लेंथ को। ये जो है वो आपके इमेज के डिस्टेंस को दिखाता है, ध्यान में रहे। और V जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को दिखाता है। किसको? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो फिगर्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें एक आपका कनकेव का फिगर है। कनकेव की फिगर की खूबी क्या है कि उसका जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव साइड में होता है, यानी कि फोकस जो है वो नेगेटिव साइड में होता है, जबकि कन्वेक्स का फोकस जो है वो पॉजिटिव साइड में आपको नज़र आ रहा होगा। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये साइन कन्वेंशन है इसके लिए। उसके बाद अगले जो रूल्स हैं वो दिए हुए हैं। अगर एक रे ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली फोकस के थ्रू पास करती है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। अगर एक रे ऑफ लाइट जो है वो कहीं आउटसाइड से आके डायरेक्ट कनकेव मिरर पे फॉल करती है तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगले कंडीशन में रूल 3 आप देख सकते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट सीधे सी से आती है तो वो 90 डिग्री रिटर्न हो जाएगा। ये रास्ता जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री रिटर्न हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी तरफ एक रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर के अंदर अगर स्ट्राइक करती है 90 डिग्री पे तो वो अपने ही रास्ते वापस लौट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका रूल नंबर 4, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो पोल पे जाकर के गिर रहा है। ये हिस्सा पोल होता है, ध्यान में रखिएगा, जिसको P से डिनोट किया गया है। ये पोल का हिस्सा है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब रे डायग्राम से देखिए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है तो एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाता है, टकराता है। दोनों टकराने के बाद जो है वो आपका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे ही बनेगा। ऊपर ऑब्जेक्ट है, नीचे इमेज है। अगले केस में आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि बियॉन्ड सी रखा हुआ है, तो इमेज आपका यहाँ बन रहा है और इमेज जो है ये नीचे की तरफ है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज है। याद रहे कि ये इमेज जो है वो इन्वर्टेड इमेज है। दिस इज़ अ इन्वर्टेड इमेज। और ये इमेज आपको जो नज़र आ रहा होगा ये आपका इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट, ध्यान में रहे, इरेक्ट। मेरे स्पेलिंग सेंसर की वजह से गलत हो सकते हैं, बाकी मुझे स्पेलिंग आता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में याद रहे, अगर U की वैल्यू U का हाइट V के हाइट के बराबर है तो मैग्नीफिकेशन उस कंडीशन में 1 हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जो है वो लेस देन 1 है, ध्यान में रहे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से इसके दो ही केसेस थे, इसलिए आपको दो डायग्राम्स के थ्रू समझाया गया है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं, जिसमें तीन चीज़ों का रिलेशन देखेंगे, U, V और F का। U को आज से हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। जबकि V को कहेंगे इमेज का डिस्टेंस। क्या कहेंगे दोस्तों? इमेज का डिस्टेंस। और F को कहेंगे फोकल लेंथ। ध्यान में रहे, इमेज को क्या कहेंगे? इसको फोकल लेंथ कहेंगे। याद रहेगा दोस्तों, फोकल लेंथ याद रहेगा। कोई दिक्कत है? चलिए आपको एक नए पेन से लिखते हैं। इसके बाद आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। अभी बताया मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यू शुड प्रिपेयर बोथ दीज फॉर्मूलाज, सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल्स। नाउ आई एम टेकिंग दिस वन। आगे बढ़ते हैं। तो आपके दो फॉर्मूले हैं, एक है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू H2/H1। आप देख सकते हैं H2/H1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। H2 का मतलब हाइट ऑफ इमेज। H2 का मतलब हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज। H2 का मतलब इमेज का हाइट, जबकि H1 का मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट। याद रहे, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम -V/U कर देते हैं, -V/U कर देते हैं, उस कंडीशन में भी हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -V/U।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको साफ किए देता हूँ आपके लिए ताकि ध्यान में रहे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो था वो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट से थोड़ा सा डिफरेंट है। रिफ्रैक्शन में हमें पढ़ाया जाता है कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक बीम ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चला जाता है। एक मीडियम में आया, वहाँ से एंटर किया और दूसरी मीडियम की तरफ निकल गया। तो इसमें ये जो चेंज इन द पाथ होता है, इस चेंज इन द पाथ को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके भी दो लॉज हैं, इसके भी बेसिकली दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या है देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ मीडिया एट द पॉइंट लाइज इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो और नॉर्मल, ये सारे के सारे जो हैं वो एक ही प्लेन पे पाए जाते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है कि साइन आई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो हमेशा कांस्टेंट माना जाता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और इस लॉ को आगे जा करके स्नेल्स का लॉ भी कहा जाता है। तो स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ये ध्यान रखना है, n और ऊपर 1 और नीचे 2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाने का तरीका है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाने का एक तरीका है, आपको ध्यान में रखने का है। ठीक, इसके बाद आपका आता है सेकंड मीडियम में क्या है? इन विच रिफ्रैक्टेड रे लाइज विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मत पढ़िए। इसके बाद आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले पे जो आपको दे रखा है, आप इसको तुरंत प्रिपेयर कर लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ध्यान में रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडिया, यानी कि C/V जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करता है। इसको ध्यान में रखिएगा, भूलना नहीं है। आगे निकलते हैं। अब देखिए एक रिलेशनशिप दिया है, आपको उतना ही बताता हूँ जितना आपके लिए काम का है। जैसे किसी एक मीडियम से निकल करके रे ऑफ लाइट दूसरे में जाता है, जबकि तरफ किसी दूसरे से निकल करके पहले में जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी 1 and 2 इज इक्वल टू 1/2 and 1 हो जाता है। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, यानी 1 and 2 इंटू 2 and 1 जब करेंगे तो दोनों की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। और ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ध्यान में रहे। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये कंसेप्ट, ध्यान में रखिएगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। वाइल वी आर गोइंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जबकि वाइल वी आर गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम जब हम जा रहे हैं तो द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? व्हेन a light is incident normally to a boundary when a refracted index or the mediums are equal, यानी कि कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, अगर कहीं रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है तो उसके लिए दो कंडीशन अप्लाई होते हैं। पहला होता है व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली थ्रू द बाउंड्री, और दूसरा कंडीशन क्या होता है? व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया आर इक्वल। तो ऐसे कंडीशंस में जो है वो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ध्यान में रखिए, बिल्कुल होगा ही नहीं। लगातार पढ़ते चले जाना है, टेंशन नहीं लेना है। ये आपके लिए रिवीजन लेक्चर है, इसलिए इसको बहुत शॉर्ट में बताया जा रहा है। अगर इसको मैं कायदे से एक्सप्लेन करता तो ये एक लेसन जो है वो लगभग 4 से 5 दिन समय लगता। अब उसी का उल्टा क्या है? इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अ रे ऑफ लाइट सफर्स टू रिफ्रैक्शन। अगर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेते हैं और रे ऑफ लाइट आता है तो ये बेसिकली दो रिफ्लेक्शन करता है। एक जिसमें रेयर टू डेंसर जा रहा है और डेंसर में जाने के बाद यहाँ से रेयर में निकल रहा है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिफ्रैक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर स्लैब। इसके बाद आपका आता है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कन्वेक्स लेंस जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, नाम याद रखिएगा। कनकेव लेंस जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये पार्ट आपका प्लस का है, ये पार्ट आपका माइनस का है। ठीक, उसके बाद ये आपका कन्वेक्स लेंस का फिगर है, ये कनकेव लेंस का फिगर है। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ड्रॉ अ कन्वेक्स लेंस और ड्रॉ अ कनकेव लेंस विच इज़ सो मच ईजी टू टेल। आई थिंक आप सब इसको बता पाएंगे। इसके बाद इसके भी प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस
और प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सारे डेफिनेशंस आपको रटने हैं और ये रटने का काम है, इसीलिए ये मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ। साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर स्फेरिकल लेंसेज, साइन कन्वेंशन, इसमें भी स्फेरिकल लेंस में साइन कन्वेंशन कैसे होता है मैं आपको बता दूं, ठीक उसी तरह से जैसे उधर होता था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हिस्सा पॉजिटिव होता है और ये हिस्सा हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि इस तरफ पाए जाने वाली कोई भी चीज़, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, ये दोनों हमेशा नेगेटिव में देखा जाएगा, यानी कि यू भी इधर नेगेटिव आएगा और वी भी इधर नेगेटिव आएगा और फोकल लेंथ भी इधर नेगेटिव आएगा। जबकि अगर इस साइड आते हैं तो यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, वी भी पॉजिटिव हो जाएगा और वी भी पॉजिटिव हो जाएगा, वी भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर एफ आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। बेसिकली एफ के आने की संभावना नहीं होती है, ये आपको याद में रखना है। आगे निकलते हैं, कुछ रूल्स हैं, रे डायग्राम हैं, रे ऑफ लाइट फोकस से आकर के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाता है, रे ऑफ लाइट बाहर से आया स्ट्रेट गया और अपीयर टू मीट ऑन द फोकस हो जाता है। आगे निकलते हैं, तीसरा रे ऑफ डायग्राम, रे डायग्राम देखते हैं, डायरेक्टली लाइट आया, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होकर सीधे निकल गया, ये दोनों ध्यान में रखने का है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा दिख रहा है इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव लेंस, जो कि रे डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ढेर सारे रेज जो हैं वो जाते हैं एक कन्वेक्स लेंस से टकराते हैं और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ये पॉइंट जो है वो आपका फोकस कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले फिगर में देखिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया और इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके जिन रूल्स का अभी आप इस्तेमाल कर रहे थे। अगले केस में देखिए, ये केसेस आपको याद रखने हैं कि अगर 2f पे ऑब्जेक्ट है तो देखिए 2f के आसपास इसका इमेज बन रहा है, ये आपका यहाँ बन रहा है। अगले केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट f पे है तो ये आपका इन्फिनिटी पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरे केस में आप देख सकते हैं अगर फोकस और C के बीच में है तो उस कंडीशन में आपका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो F और O के अगर बीच में रखा गया है तो इमेज आपका वर्चुअल बनेगा और पॉजिटिव साइड नहीं बल्कि नेगेटिव साइड के अंदर बनेगा। ये पॉजिटिव साइड है, भूलना नहीं है हम लोगों को। एक चार्ट के थ्रू सारे कंडीशंस को समझाए गए हैं, यू शुड नॉट मिस द चार्ट, यू कैन लर्न इट, यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिगर्स। इमेज फॉर्मेशन इन द कनकेव लेंस, आइए अब इमेज बनाते हैं धड़ाधड़। तो इसमें दो ही केसेस हैं नॉर्मली, सॉरी एक ही केस है जिसमें 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट को रख करके इसका इमेज यहाँ छोटा सा बन रहा है। छोटा सा इमेज बनने का मतलब है कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होना चाहिए, आपको ये ध्यान में रहेगा। आते हैं आगे, ये फिर से एक चार्ट है, आपको देखने का है, आपको तैयार करने का है, इसमें मेरा कोई टेंशन नहीं है। आता है लेंस फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, आपने फिर पढ़ा होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यू शुड कीप इट इन योर माइंड। मैग्निफिकेशन का फार्मूला वही सेम दोबारा रिपीट हो रहा है, बस इसमें मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u लगाया जाता है, जबकि पिछले वाले केस में माइनस v/u लगाया जा रहा था। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ द फार्मूलाज, इसको इरेज किए देता हूँ, ध्यान में रखना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपका आता है लास्ट टॉपिक विच इज नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर। पावर को बिल्कुल भूला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आपके पास पावर है, आपके पास अगर शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओह मैन, इसके बाद आता है बेसिकली पावर, जिसमें पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ऐसा यूनिट है इनका डायोप्टर, आपको भूलने का नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायोप्टर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, और पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द कनकेव लेंस इज नेगेटिव। जो पावर है कन्वेक्स लेंस का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि कनकेव लेंस का हमेशा नेगेटिव होता है। सेवरल थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें अगर ढेर सारे लेंसेज आपके पास रखे हों तो टोटल पावर निकालने के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 जहाँ तक जाता है ये आपको यूज़ करना है और आगे बढ़ना है। इस तरीके से आप पावर निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म।